हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12। सेकंड सेमेस्टर है आपका और चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है आपका केंशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो केंशियन का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। बड़ा ही नया सा वर्ड आपको लग रहा होगा कि केंशियन क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर है इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर। इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर पिछले चैप्टर्स में भी काफ़ी डीप में हमने किया है और इसमें भी मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केंशियन का मतलब क्या होता है। केंशियन एक तरीके से मॉडर्न इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद दी हेल्प ऑफ द केंशियन आप ये भी बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है, किस तरीके से सप्लाई चेन को इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरीके से एक बेहतर फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है जहाँ पे सभी लोगों के पास जो रिसोर्सेज होता है उनका एलोकेशन सही मात्रा में होना चाहिए। तो केंशियन एक तरीके से आप बोल सकते हो एक साइंटिस्ट थे, उनकी द्वारा ये थ्योरी दी गई थी कि रिसोर्सेज का एलोकेशन सही मात्रा में होना चाहिए और किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सप्लाई चेन काफ़ी अच्छी होगी उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का साधन काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। तो ये थोड़ा हमें समझना है कि केंशियन थोड़ा सा नया वर्ड है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंफोसिस कर रहा हूँ, यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो दिक्कत ना हो केंशियन है क्या। तो समझना है आपको इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, यानी कि थोड़ी सी परचेजिंग पावर को बढ़ाना है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ केंशियन की, जो नया वर्ड आपके लिए आया है केंशियन की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। जो नया वर्ड आपके लिए आया है इसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये आपको पता है परचेजिंग पावर को थोड़ा सा बढ़ावा देना है। किसको? परचेजिंग पावर को थोड़ा बढ़ावा देना है। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ती चली जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक तरीके से इकोनॉमिकल साइकिल चलेगा और सप्लाई को तो आप बेहतर कर ही रहे हो। तो ये केंशियन एक साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने बताया है, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके हैं जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक बेहतर तरीके से आप एक इकोनॉमिकल साइकिल को रन कर सकते हो जहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन सभी के लिए बराबर होगा। तो ये आपका केंशियन था जो आपको समझ आया होगा, यानी कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन रेट पे इनका फोकस होता है ताकि रिसोर्सेज का एलोकेशन फॉर द एवरीवन इक्वल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। मैक्रो और माइक्रो, जो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर, किसी छोटी सी फर्म के ऊपर या फिर कोई ऑफिस में। तो वहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। वहीं पे मैक्रो का अगर बड़ी बात करें तो वहाँ पे आप जैसे कि एक कंट्री के अंदर 100 कंपनी काम कर रही हैं, तो 100 की 100 कंपनी के डेटा को एनालाइज करना, एक कंट्री की ग्रोथ को एनालाइज करना, इवन आरबीआई जो कोई भी प्रोडिक्शन वगैरह कर रही है या फिर कोई भी एलोकेशन कर रही है बजट का, तो हमें देखने को मिलता है ये सारा का सारा जो पार्ट होता है वो मैक्रो में आता है। वहीं पे माइक्रो में छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ रहे होते हो। और इवन अगर मैं आपको एंशियन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें भी माइक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंस पता आपको होना चाहिए, तभी आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा था ताकि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो उसके लिए क्लियर आउट हो जाना चाहिए। तो सो इकोनॉमिक्स हैज एन टू डाइवर्स फील्ड मैक्रो एंड माइक्रो, वाइल माइक्रो इज एन कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। यहाँ पे हम छोटी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात करते हैं, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, टोटल एग्रीगेट के बारे में बात यहाँ पर हम करते हैं। और नेक्स्ट आपको ये भी याद होना चाहिए, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन और क्लोज इकोनॉमी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी क्या होती है ये आपको देखना है। कि ओपन इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस होते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं, वहीं क्लोज इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो आपके लॉज होते हैं या फिर जो कानून होते हैं बिजनेस से रिलेटेड वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को फ्लरिश करने के लिए आपको थोड़ी सी ओपन मार्केट की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट हमें ये भी देखना है कि जो क्लोज इकोनॉमी है इज वन वेयर देयर इज नो इंटरेक्शन विद इन एक्सटर्नल इकोनॉमीज। मतलब एक्सटर्नल इकोनॉमीज में ज़्यादा आपको ये जैसे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। क्लोज इकोनॉमी की बात हम करें तो वहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उनके बीच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर योर पीपल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए यहाँ पर कार्य करना होता है। इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है और केंद्रित भी करना है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये भी समझनी है, एन ओपन इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड इज वन वेयर द इकोनॉमी आर द इंटरलिंक बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, आप यू आर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो काफ़ी डाइवर्स होता है, आप एक देश से दूसरे देश में जुड़े हुए होते हो, इसी वजह से भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है
दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ओपन जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती हैं और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को देने में सक्षम होती हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो भी आपका पूरा का पूरा ग्लोबलाइज वर्ल्ड है उसमें ओपन इकोनॉमी ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू द क्लोज इकोनॉमी। इसी वजह से अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीतियों को खुला करना पड़ता है, अपने आप को ज़्यादा ओपन दिखाना पड़ता है, अपने आप को ज़्यादा सा एडवांस दिखाना पड़ता है, तभी एक तरीके से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हमें समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्दर देयर कैन बी टू सेक्टर्स, थ्री सेक्टर और द फोर सेक्टर इकोनॉमीज। इन टू सेक्टर देयर इज एन हाउस होल्ड एंड फर्म। टू सेक्टर में आपको हाउस होल्ड और फर्म दिखाई दे जाएंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टू सेक्टर में हाउस होल्ड एंड फर्म्स दिखाई दे जाएंगी, फर्म प्रोड्यूस करेंगे एंड हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे। इन थ्री सेक्टर अलॉन्ग विद एन अबव टू देयर इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट। और अगर मैं थ्री सेक्टर्स की अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिटिकल रोल दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर टू अलॉन्ग विद एन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एडिशन टू अबव थ्री सेक्टर्स, यानी कि इसमें आपके एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स भी आ जाती है, इवन बाहर के एक्सटर्नल जो सेक्टर्स होते हैं इनको भी इसमें आप क्या करते हो इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हो। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम हो जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। अगर हम हाउस होल्ड को ले रहे हैं तो हाउस होल्ड की जनरली हमारी क्या मेंटालिटी होती है कि फर्म्स जनरली क्या करती हैं, चीज़ों को बनाती हैं या फिर मैन्युफैक्चर करती हैं, फिर एक तरीके से हाउस होल्ड उनका कंजम्पशन करते हैं, फिर इसी तरीके से पूरा का पूरा साइकिल आपका चलता रहता है। बट इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा हमें दिमाग में रखनी होती हैं कि हाउस होल्ड को किस तरीके से इतना कैपेबल बना दिया जाए ताकि उनकी कंजम्पशन पावर कभी भी ख़त्म ना हो, क्योंकि इकोनॉमी में लिंकेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड की पास भी ये पावर होनी चाहिए कि कितना उनको कंजम्पशन करना है, किस लेवल पे करना है। इवन जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारे उनसे भी इनमें आपको लिंकेज देखने को मिलता है। चलो थोड़ा सा हाउस होल्ड को समझते हैं। अ सेक्टर दैट मेक देन एक्सपेंडिचर फॉर द ओन कंजम्पशन, जो खुद का एक तरीके से कंजम्पशन करता है, एंटायर एक्सपेंडिचर बाय द सेक्टर कैन बी क्लब्ड अंडर द कंजम्पशन फंक्शन विच इज एक्सप्लेन फॉलोज, यानी कि सी इज इक्वल टू सी प्लस सी वाई। ये मैं आपको बताऊंगा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। ये पूरा का पूरा जो फॉर्म मैंने लिखा है सी इज इक्वल टू सी प्लस सी वाई, इसको बड़े ही डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से ये लिखा गया है यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। सो वेयर सी इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या होता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। क्या होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज फिक्स रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ये कैसा होता है, ये फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर आपकी इनकम जीरो भी हो जाएगी तब भी आपको कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी खर्चे ख़त्म नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो खर्चे कम होंगे पर जीरो नहीं हो सकते। अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी कुछ ना कुछ खर्चा आप करेंगे, खाना तब भी आप खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। सो इट इज देयर इवन एट जीरो लेवल ऑफ एन इनकम देयर इज अ कंजम्पशन दैट हाउस होल्ड ड्राइव, यानी कि जीरो इनकम होने पर भी आपको क्या पता लगता है, दिस इज अ कंजम्पशन दैट हाउस होल्ड ड्राइव, यानी कि जीरो इनकम होने के बाद भी हाउस होल्ड में कंजम्पशन चलता रहता है। आउट ऑफ पास्ट सेविंग, यानी कि जो आपने सेविंग करी हुई है उन सेविंग से ही आप खर्चा करना स्टार्ट करोगे, बट खर्चा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है, इट डज डिटरमाइन दैट इंटरसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन को और डिटेल में डीप में यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन विच शो चेंज इन द कंजम्पशन, यानी कि क्या कंजम्पशन में होने वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे इनकम जनरेट होगी वैसे वैसे खर्चे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे खर्चों में थोड़ा सा सुकड़ापन आएगा, थोड़ा सा कम होंगे, बट जीरो कभी भी नहीं होते। तो इट शोज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी अपॉन में वाई, यानी डेल्टा सी अपॉन में वाई, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो आपको पूरा लिखना है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन किस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा हम विद दी हेल्प ऑफ एन ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ एन ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इन अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि एमपीसी की बात अगर हम कर रहे हैं, इन कांस्टेंट दैट इज स्लोप इज सेम, कैसा रहता है स्लोप आपका सेम रहता है, यहाँ पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्लोप इज ऑलवेज भी सेम, इसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देगा, स्लोप इज ऑलवेज भी सेम। सो everywhere on the consumption curve in non-linear consumption function, however the marginal propensity to consume decrease with in income, यानी कि जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि however the marginal propensity to consume, जैसे कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन इनकम, बट एक तरीके से क्या हो रहा है समटाइम इनकम आपकी उस टाइम पे जनरेट हो रही होती है। फॉर द सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट द कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर विद देन कांस्टेंट एमपीसी, यानी कि एमपीसी की सहायता से भी आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से फंक्शन
चल रहा है, लीनियर है या नहीं, वो भी आप देख सकते हो। सो वाई इज इक्वल टू रियल इनकम और द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। तो रियल इनकम और द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी की सहायता से भी कंजम्पशन का बढ़ता हुआ शेयर देखा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कैन बी प्लॉटेड है, इस तरीके से आप प्लॉट करते हो। ठीक है, कंजम्पशन यहाँ पे आपके रियल इनकम होती है और ये आपकी किस चीज़ को बता रहा है, जो मैंने अभी ऊपर आपको यहाँ पर बताया था कि ये आपका क्या ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में लिखा है, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हियर कंजम्पशन फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जो भी कंजम्पशन फंक्शन होता है इज ऑलवेज बीइंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरसेप्ट शोइंग बाय द सी the level of consumption which is there at a zero level of income is being supported by the MPC। यानी कि अगर आपकी इनकम जीरो भी हो गई तब भी आप अपनी सेविंग से खर्चा करेंगे, यानी कि जो आपका जो ग्राफ में बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो स्लोप गिवन बाय MPC, जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, MPC के थ्रू ही दर्शाया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि अ पर्सन इज नेवर, एक तरीके से कभी भी कंजम्पशन को कम नहीं, कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, सॉरी कम तो होता है बट कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब फर्म की अगर हम बात कर लें, किसी फर्म का काम क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू बी प्रोड्यूस समथिंग, और कभी ज़्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, ये अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से होता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये फर्म क्या है, सेकंड कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक का। इट शोज ऑल द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेज दैट स्पेंड सो द गुड्स और द सर्विसेज कैन बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड फर्दर। यानी क्या करते हो, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चर करते हो आप, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और मैन्युफैक्चर करके क्या करते हो, फर्दर उसका सेल करते हो। यानी कि कोई चीज़ आपने 10 रुपये में बनाई और 20% का प्रॉफिट लगा के आपने बेच दिया, फर्म में आपने उसको तैयार किया है, तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होता है वहाँ पे दिखाई देगा। फॉर द सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम दैट इट इज कांस्टेंट फॉर द फिक्स्ड, और ये जनरली क्या होता है आपका फिक्स्ड होता है, इसमें ज़्यादातर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फिक्स्ड, बट चेंजेस तो होते हैं, ऐसा आप मना नहीं कर सकते हो। दिस assumption would be relaxed in the next chapter when we discuss the concept of ISLM curves। यानी कि ये अलग जो कर्व्स आएंगे, जो हमारा 13 चैप्टर होगा उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई क्या है, आई दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये कैसी इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ये आप देख सकते हो, इज ऑलवेज भी इन स्ट्रेट लाइन, और कभी भी इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलते, जो यहाँ पे इस ग्राफ में भी आपको बताया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेज इज फिक्स्ड रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। दिस अजम्पशन वुड हाउएवर बी रिलैक्स लेटर इन ISLM मॉडल। यानी कि ये मॉडल थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा, अदरवाइज चैप्टर इज टू मच, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट कर्व थोड़ा सा याद रखना है, रियल इनकम के साथ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे आई पे शो कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा आपको इस तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट की, थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट द रोल ऑफ एन गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो गवर्नमेंट, दिस इज द थर्ड कंपोनेंट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी गवर्नमेंट हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था, थर्ड कंपोनेंट में गवर्नमेंट आपके आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट हैज एन मेनली थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन होते हैं उसके, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्सेस को लगाना, ग्रांटिंग ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडीज देना, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट परचेज। गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको गवर्नमेंट परचेज में गिना जा सकता है। तो तीन काम होते हैं, याद रखना है। पहला काम होता है कि टैक्सेस को लगाना, सब्सिडीज देता है। जैसे टैक्सेस किसके ऊपर लगाते हैं, टैक्सेस हम लोगों के ऊपर लगाती है, बिजनेसमैन के ऊपर लगाती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी टैक्स पे आउट करना पड़ता है, प्राइवेट बिजनेस को भी टैक्स पे करना पड़ता है। सब्सिडीज किसको मिलती है, जितने भी पुअर फैमिलीज होती हैं उनको सब्सिडी, फार्मर को सब्सिडीज़ मिलती है। तो ये सब्सिडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का यही मेन काम होता है, टैक्सेस को लगाना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, और एक पूरी की पूरी सोसाइटी में एक रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, ताकि जो इकॉनमी का साइकिल है वो काफ़ी अच्छे से रन करता रहे और जो इकॉनमिक ग्रोथ है उसमें बाधा ना आए। तो ये जो मेन इनका काम है ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक्सटर्नल सेक्टर्स की। अगर हम बात कर लें तो लास्ट कंपोनेंट, जो लास्ट कंपोनेंट ऑफ द ओपन इकोनॉमी दैट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो आपके एक्सटर्नल सेक्टर्स में आ जाती हैं। तो ये भी याद रखना है, एक्सटर्नल सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर में भी इकोनॉमी का साइकिल काफ़ी अच्छे से रन करता है। और ये भी याद रखना है कि एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करने के हमारे पास पूरे चांस होते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड आप क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, टैक्सेस को लगा सकते हो, ड्यूटीज़ को लगा सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा FDI को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज गवर्नमेंट पैसा कमाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाले टॉपिक्स हैं जो मैं आपको फोकस से बता रहा हूँ यहाँ पर।
नेक्स्ट हमारा देखना है इक्विलिब्रियम इन द 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 और 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझते हैं, बहुत ईजी है। ध्यान से अगर यहाँ तक आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं और 40% भी वीडियो में आपको क्लियरिटी है तो डेफिनेटली इस टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। सो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बीच के रिलेशन को समझना है, यानी कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। हाउस होल्ड एक तरीके से हमारे दिमाग में बचपन से इमेज बनी हुई है कि हाउस होल्ड जनरली क्या करता है, कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाउस होल्ड नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, और आपको पता है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, हम एक तरीके से कंजम्पशन बेस्ड है। तो हाउस होल्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना है और फर्म्स को भी समझना है। तो ये दोनों के दोनों जो सेक्टर यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अचीव व्हेन द टोटल स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड, यानी कंजम्पशन टोटल एक्सपेंडिंग हो रहा है, इस मीन्स हाउस होल्ड। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ग्रोसरी का सामान खरीदा है अपने घर के लिए तो इस मीन्स कंजम्पशन तो हो रहा है ना। तो मैचेस द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द फर्म, और एक तरीके से फर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो जितना मैंने खर्च किया और फर्म ने जितना प्रोड्यूस किया उनके बीच का जो डिफरेंसेज है उनको मैच करना, दिस इज नोन एज अ केनशियन मैक्रो इकोनॉमिक। और यही एक तरीके से केनशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितना मैंने खर्च किया जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उनके बीच का रिलेशन समझना। इवन तो ये भी समझना कि कितना फर्म्स को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए रखोगे कि नहीं रखोगे, ऑफकोर्स रखोगे, तो वो भी समझना। तो केंशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी देखा जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी इनकम जनरेट हुई है, कितना आप ये भी बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रही है और कैसा इकोनॉमिकल साइकिल रन कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने वाली हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करने वाली चीज़ें हैं, एकदम से समझ नहीं आती समटाइम, तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो। और एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये भी ध्यान रखना है, लिंक्ड हैं। नेक्स्ट आता है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाई इक्वल टू सी प्लस आई, जो मैंने आपको बताया था, ये उसी से ही लिंक्ड होता है। कैसे, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। वाई यानी कि नेशनल इनकम और आउटपुट की बात कर रहे हैं, वाई इक्वल टू नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। सी क्या है आपका, कंजम्पशन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा फोकस करना है आपको। ये देखो, ये क्या है आपका नेशनल इनकम की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कितना एक्सपेंडिचर, कितना कंजम्पशन हाउस होल्ड कर रही है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म, कितना इन्वेस्टमेंट फर्म्स कर रही हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए तो आप करते हो, क्योंकि मेनली आपका मेन एम क्या है, टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करना, ये तो फर्म का काम होता है। कंजम्पशन में भी जो आपका हाउस होल्ड होते हैं उनको भी उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि डिस्काउंट में चीज़ें मिलती हैं। तो वी हैव टू बी कनेक्ट एवरीथिंग, यानी पॉइंट एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते चलेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। समझना है थोड़ा सा हम लोगों को, क्योंकि एक ही वीडियो से इतने क्वेश्चंस आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, समझ सकते हो, कि बाद में हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है ये भी ध्यान से देखेंगे हम लोग। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बात हम कर रहे हैं 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का। 3 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड द हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये तीनों के तीनों सेक्टर हमारे एक तरीके से क्या है, रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की। ये 3 सेक्टर नहीं होंगे तो क्या हो सकता है कि इकोनॉमी रन कर पाएगी, इकोनॉमी का बेस ही नहीं होगा। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम तीनों की तीनों की बात यहाँ पर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रही है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है द गवर्नमेंट सेक्टर रिप्रेजेंट अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस एंड द एलोकेशन ऑफ अ टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एक तरीके से टैक्सेस जो होते हैं विच इज़ एक तरीके से गवर्नमेंट ही लगाती है ना उनको। तो ये भी आपको याद रखना था। गवर्नमेंट सेक्टर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो स्पेंड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी कि क्या हो रहा है, जो भी एक तरीके से आप सुविधाएं मुहैया करा रहे हो वो गवर्नमेंट कराती है, साथ साथ टैक्स को कलेक्ट करने का काम गवर्नमेंट का होता है। तो तीनों के तीनों सेक्टर्स को और डीप में समझते हैं, समझ आएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट समझ इसमें आता है इन 3 सेक्टर इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द टोटल स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड बिजनेस एंड गवर्नमेंट मैचेस द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ देखना है आपको, कितना प्रोडक्शन हुआ है वो भी मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, कितना प्रोडक्शन आपने किया है और कितना आपने प्रोडक्ट को सेल किया और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, तभी आप इकोनॉमी, तभी तो आप एक तरीके से समझ पाओगे कितना आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसी वजह से ये समझना जरूरी है। सो दिस इक्विलिब्रियम इज एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या है समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आता है हमारे सामने सी, यानी कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कितना आपने कंजम्पशन किया है। और ये बात भी समझनी है, कितना कंजम्पशन हुआ
जब आपको ये पता लग गया है तो दूसरी बात आपको ये भी तो पता होना चाहिए कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो तभी तो आप बता सकते हो। तो पहली चीज़ हम बता रहे हैं कि कितना एक तरीके से कंजम्पशन हुआ इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस, और बिजनेस ने कितना पैसा खर्च किया है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं जी की बात करूँ तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडीज़ वगैरह दी हैं, कितना एक्सपेंडिचर किया है इस सेक्टर में, ये भी बहुत ज़रूरी है। और वाई की अगर मैं बात करूँ तो टोटल प्रोडक्शन और इनकम यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कितनी आपकी बनी है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमारा मेन एम होता है अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाना, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाना, लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करना, यही तो हमारा मेन एम होता है एज एन इकोनॉमिस्ट। तो ये हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो क्या रीजन्स हैं इसके पीछे, उन रीजन को डीप में स्टडी करना और जो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम है उनको डील करना, ये हमारा मेन एम है। उस एम के लिए हम सारी सारी स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये सारी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, यहाँ पे आपको ये समझते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, ये समझना है कि एक तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मतलब एक बार में बहुआयामी प्रभाव, एक बार में बहुआयामी प्रभाव यानी कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो उन प्रभावों के बारे में यहाँ पे में डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर आउट होंगी। चलिए पहली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग बाय ₹1 इज नोन एज मल्टीप्लायर। यानी कि आपने कहीं ना कहीं तो यू हैव टू स्पेंड समथिंग और नॉट, यस ऑफ कोर्स आपने कहीं कुछ ना कुछ पैसा खर्च किया है। तो इन चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, यानी कि जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग है उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ₹1 इज नोन एज मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल लिया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, एज सोन अबव द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द टू सेक्टर इकोनॉमी इज गिवन फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ कुछ इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 1 माइनस सी, यानी सी इक्वल्स टू कंजम्पशन। जो भी आपने एक तरीके से मल्टीप्लाई इफेक्ट के इक्विलिब्रियम के लिए लगाया है वो ₹1 है, और कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है उसको समझ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला आता है आपका वेयर ए इज ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ए क्या है आपका ऑटोनोमस स्पेंडिंग है, यहाँ पे जो ए लिखा है मैंने ये दिख रहा है। ठीक है, ये इस ए की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो यानी कि ये क्या है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग है। क्या है ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग है, इंक्लूडिंग अ फिक्स कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट द प्राइवेट फर्म, यानी कि प्राइवेट फर्म के साथ साथ जो कंजम्पशन किया है हाउस होल्ड ने उन सबको ऐड यहाँ पर किया है। सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जितना कंजम्पशन हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाई कैन बी ऑब्टेन, और इसी इक्वेशन से इसकी वैल्यू को भी निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको ये पता है वाई क्या है, आपको ये भी पता है आपका ए क्या है, आपको ये भी पता है 1 में से सी को जो माइनस किया है वो आपका कंजम्पशन है, यानी कि कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं कि जो आपका मल्टीप्लाई जो है वो कितना निकल के आया है, तो ये भी बताया जा सकता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एन मल्टीप्लायर इफेक्ट की अगर बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंजम्पशन एमपीसी है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई कैन बी ऑब्टेन, जो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, एक तरीके से मैंने पिक्चर पेस्ट करके लगा दी आपके लिए, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दस द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग बिकॉज एब्सेंस ऑफ मल्टीप्लायर सोन, यानी कि जो एब्सेंस है, यानी कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पहुंचना है कि यानी कि क्या निकालने की कोशिश की जा रही है, तो आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई इफेक्ट ऑफ जो कंजम्पशन है उसके बारे में बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस चेंजेस के बारे में भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे सामने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये क्या है ये भी देखते हैं। तो ऑटोनोमिक स्टेबलाइजर रिफर्स टू द फिजिकल पॉलिसीज, यानी फिजिकल पॉलिसीज की बात करते हैं विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फिजिकल जो फिजिकल पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो फिजिकल पॉलिसी दैट हैज बिल्ड इनटू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑटोमेटिकली activate in the response to the economic fluctuations, they work in the adjustment government spending and taxes and stabilize the aggregate demand, यानी कि इस तरीके से पॉलिसीज़ को बनाना ताकि आपके डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, और साथ साथ जो आप ये भी बोल सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एक तरीके से इन्फ्लेशन और एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का एक जरिया है, जिसके थ्रू फिजिकल पॉलिसीज़ द्वारा गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे के सारे के पास अपने अपने एक एडवाइज़र होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल इंक्लूड प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस,
अगर हायर इनकम फेसेस हायर टैक्सेस रेट्स, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो डेफिनेटली ज़्यादा पे आउट करेंगे टैक्सेस को। एंड वेलफेयर प्रोग्राम दैट इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेशन, और वेलफेयर प्रोग्राम्स अच्छे से चल पाएंगे, क्योंकि रिसेशन में अगर जैसे कोविड में रिसेशन आ गया था तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सभी लोगों को एक तरीके से इजी लोन्स प्रोवाइड कर रही थी, खाने पीने में राशन फ्री दे रही थी, तो यानी कि लोगों की हेल्प करने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से की जा रही थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हेल्प मॉडरेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, और एक तरीके से जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है ये हेल्प करता है एक रिसेशन वाली इकोनॉमी को आगे उठने में। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रिसेशन हो गया तो वी शेप रिकवरी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वहाँ पे काम कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दे ऑपरेट विदाउट द नीड ऑफ एन डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शंस बाद में पॉलिसी मेकर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू इकोनॉमी एंड हेल्पिंग द मिटिगेट एंड द सेवेरिटी रिसेशन ऑफ द वूम्स, यानी कि आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिसेशन होते हैं, एपेडेमिक्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उन सबको रिकवर करके आपको एक तरीके से वी शेप रिकवरी देने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि उनके इम्पैक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, इम्पैक्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से क्या क्या होता है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस कर्स, यानी कि क्या है कि एक तरीके से पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हो तो हम समटाइम क्या करना है, आपको टैक्सेस को थोड़ा सा कट करना पड़ता है ताकि आपके बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सके, और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बूस्ट एग्रीगेट डिमांड लीडिंग टू द हायर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता उनको प्रोवाइड करने की ध्यान देना है। नेक्स्ट ईयर हम बात करें, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टिमुलेट कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट शिफ्टिंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व इनटू द राइट, यानी क्या होता है, इंक्रीज होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टिमुलेट, जैसे जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंप्रूव हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, इसलिए इंप्रूव हो रही है क्योंकि आप इकोनॉमी की साइकिल को इंप्रूव करना चाहते हो, लोगों की स्थिति को इंप्रूव करना चाहते हो, और एक तरीके से इकोनॉमिकल साइकिल उसको अच्छे से रन करवाना चाहते हो। तो इसमें क्या होगा, किस तरीके से पहचाना जा सकता है, तो इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टिमुलस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर, क्या होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्या होता है शिफ्ट होता है राइट साइड की तरफ, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं टैक्स को कट करना, इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, यानी टैक्सेस को थोड़ा सा कट करना, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एंड बिजनेस स्पेंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है, आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो आपके एमएसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है, अपने बिजनेस छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनके लिए भी आपको काम यहाँ पर करना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और टैक्स को थोड़ा कट करना पड़ता है। दूसरा बोल सकते हो मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्पलीफाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि आपका जो मेन एम है वो ये है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से आप इन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे ऑन द ग्राउंड लेवल, क्योंकि जैसे जैसे ग्राउंड लेवल पर आप इनको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे इनकी पॉजिटिविटी आगे बढ़ती चली जाएगी, और जो एक रिसेशन का टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और जनरेटिंग एडिशनल राउंड ऑफ स्पेंडिंग इनकम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेंड यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि इनकम को जनरेट किया जा सके, ये थोड़ा ध्यान देना था। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और इंक्रीज टैक्सेस। अब ये कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसीज में क्या होती है, गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्चा कम करती है, टैक्स ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, इसमें जो रिड्यूस हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड आपकी, रिजल्टिंग द लोअर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, एक तरीके से उसका बिल्कुल वाइस वर्सा है, सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएंगी, कम खर्च करेंगी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पुअर मैनेजमेंट होगा, पुअर इकोनॉमिक साइकिल होगा, ज़्यादा से अच्छी इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा ज़्यादा बेरोजगारी छा जाएगी। तो ये हमें समझना है, उसका उल्टा जो भी हम पढ़ के आए हैं उसका, तो ये थोड़ा सा ये एक तरीके से आंसर को फ्रेमिंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब क्या हो रही है यहाँ पर, रिड्यूस हो रही है, क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सॉरी क्या करना, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत होती है। इंक्रीज टैक्स रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम और रिड्यूस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिकल डिमांड एंड देन इकोनॉमिक कंडीशन, द साइज ऑफ द फिकल मेजर इंप्लीमेंटेशन शुड बी लैक्स, और इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी, और जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जो क्लियरेंस होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक साइकिल अच्छे से रन करे, तो दिक्कत होगी, वी हैव टू इम्प्रूव दिस। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।